हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो विश्व का भूगोल हम लोगों ने विषय शुरू किया है, उस विषय में हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हम लोगों ने एक पार्टिकल कंप्लीट कर लिया था। और आज जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि तमाम जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, तो उनकी हम लोग आज जो है कुछ फैक्ट्स के माध्यम से उनको देखेंगे। क्योंकि दक्षिण जिस प्रकार से मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सारे पॉइंट्स कवर कराए हैं, उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना मतलब 99% रहती है, चूँकि 100% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 100% कोई इंसान नहीं बताता। तो हम लोग आज उन पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। और हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोग नदी और मरुस्थल कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, जैसे आपका देखिए, ये आपका मैंने बताया था, एक आउटलाइन करते हैं। ये इस तरीके से आपका जो है, इस तरीके से ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो है थोड़ा सा मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। ठीक ठीक, इस तरीके से आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मैंने कहा था कि कुल जो है आपके लगभग आपके तेरह तेरह देश यहाँ आते हैं। और 13 देशों में जो सबसे बड़ा देश है आपका, वो आपका है ब्राज़ील। ठीक, सबसे बड़ा आपका देश जो है वो है ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ से आपका जो है ये पनामा जो है देश था, और पनामा जो यहाँ पनामा जल संधि है, उसी से यहाँ जो है ये देश पड़ता है आपका। एक जो है आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं आप वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला पड़ता है। इधर आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है कोलंबिया। ये कल मैंने आपको चर्चा किया था, वेनेजुएला, कोलंबिया। इधर पड़ता है आपका सूरीनाम। ठीक, सूरीनाम। फिर इधर पड़ता है आपका गुयाना, और इधर पड़ता है आपका फ्रेंच गुयाना। ठीक, और फ्रेंच गुयाना में ही मैंने बताया था आपको फ्रांस का जो प्रक्षेपण केंद्र है, वो यहाँ आपका जो है कोरू जो है फ्रांस गुयाना का ही एक द्वीप है। ठीक, तो यहाँ जो है कोरू, ये फ्रांस का प्रक्षेपण केंद्र है। और ऐसे ही हम लोग नीचे आएंगे, ये आपने मतलब मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ आपको पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका इक्वेडोर। फिर ये जो एरिया है, ये एरिया आपका जो है पड़ता है पेरू। फिर इधर वाला जो एरिया आपका पड़ेगा, ये वाला एरिया, ये आपका पड़ेगा चिली। ठीक, ये जो आप ये देख रहे हैं, इस जगह इक्वाडोर ऐसे ना होके इस तरीके से आपका वेनेजुएला है। ठीक, ये और पेरू इस तरीके से है। ठीक, ये इस तरीके से आपका है। और यहाँ आप इधर आएंगे तो ये पूरा आपका जो है पड़ता है ब्राज़ील पड़ता है। और पेरू के बगल में ही यहाँ जो है आपको पड़ता है बोलीविया। ये एरिया पड़ता है आपका बोलीविया का। और इसके बगल में थोड़ा आप यहाँ आएंगे तो ये एरिया आपका पड़ता है पराग्वे का। और इसके थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये एरिया आपका पड़ता है, ये पड़ता है आपका उरुग्वे का। तो ये जो देश हैं, और ये आपका देश है अर्जेंटीना। इस तरीके से मोटा मोटा ये आउटलाइन है, यही देश हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली और बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। और एक यहाँ एक द्वीप है, यहाँ एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है आपका फाकलैंड, जिस पर जो है अधिकार आपका आज भी यूके का है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन था, ठीक, उसका ही पार्ट है। तो इस तरीके से ये आपके जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो देश हैं लगभग, उनको मैंने आउटलाइन किया है। आप देख लेंगे तो समझ आएंगे। और ये जो आपका एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया, ये आपका है पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक। ठीक, और ये जो पूरा एरिया पड़ता है, ये पूरा एरिया, ये आपका है अटलांटिक।
अटलांटिक, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में अगर आप इतना एरिया निकाल दें, ये वाला एरिया निकाल दें अगर इस तरीके से, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं, ये आपका है मैगलन जल संधि। जल संधि हम लोगों ने समझा था कि जो दो जल राशियों को मिलाती हैं उनको जल संधि कहते हैं, और जो दो जल राशियों को मिलाएंगी तो वो जो है दो जो है मुख्य भूमि को भी अलग करेंगी। तो दो मुख्य भूमि को अलग करने के लिए मतलब ये जो आपका ये मुख्य जो भूमि है, इससे ये जो राशि, ये जो लास्ट में ये जो एक द्वीप है, इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक। तो ये टिएरा डेल फ्यूगो को जो है अलग करती है कौन सी, मैगलन जल संधि। और मैगलन जल संधि आपका जो है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक महासागर से जोड़ती भी है। और इसके नीचे आपका एक पड़ता है, ये जो एरिया देख रहे होंगे, ये आपका पड़ता है, ये पड़ता है ड्रेक पासेज। क्या बोलते हैं इसको, ड्रेक पासेज। तो ड्रेक पासेज के दक्षिण में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपने नाम सुना होगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये ऐसे क्षेत्र हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो अंटार्कटिका को जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ड्रैग पासेज जो होता है वो अलग करता है, ठीक। और इस प्रकार से आपने जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ समझा। तो देखिए इसमें कुछ नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली आपकी है अमेजन नदी। अमेजन नदी आपका जो है ब्राज़ील इस क्षेत्र में, देखिए जो चीज़ मैं यहाँ दिखाया हूँ उसको मैं आपको मैप में ही बता चलूँगा, जिससे आपकी जो जानकारी होगी वो सटीक होती चलेगी, ठीक है। तो जो अमेजन है आपका, ये आप देख रहे होंगे पेरी, देखिए ये पूरा एरिया आप जानते हैं, पूरा एरिया आपका जो है एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी, एंडीज। और एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक। ये आपका पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ऊपर दक्षिण होता है, नीचे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक। तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है एक देश है वो है पेरू। ये देश आप देख रहे होंगे, इस पेरू से जो है एंडीज पर्वत श्रेणी से जो है अमेजन नदी निकलती है और ब्राज़ील में बहते हुए, ब्राज़ील से जो है इस प्रकार से बहते हुए ये जो है अटलांटिक महासागर में अपना जो है मुहाना, इसका नदी अपना समुद्र में पानी में गिराती है। तो ये इस प्रकार से इस ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील का पूरे विश्व, ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी है ही है ये, लेकिन पूरे विश्व की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है ये अमेजन। और अमेजन जो है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र मतलब ये होता है कि जैसे कि जो सहायक नदियाँ आके मिलती है, इस मेन नदी आपकी अमेजन नदी है, और जो आसपास की सहायक नदियाँ हैं तो उन सब के एरिया से मिलाकर जो अपवाह क्षेत्र इसका बेसिन बना, उसको जो है अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो इसका अपवाह क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र इसी अमेजन नदी का है, ठीक। और जैसा हमने बताया कि जो अमेजन नदी है विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर की आपकी है नील नदी जो मिस्र में बहती है, ठीक। वो जहाँ अफ्रीका की बात करेंगे तो हम उससे चर्चा करेंगे। और तो अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी भी है आपकी, ठीक। और इसकी सहायक नदी है वो है मडीरा। तो मडीरा इसकी सहायक नदी है। आप मैंडीरा कहीं लिखा होता है, कहीं मंदिरा लिखा होता है, तो मैंडीरा इसकी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी। जैसे गंगा की यमुना सहायक नदी है, उसी प्रकार से अमेजन की जो है मैंडीरा सहायक नदी है, ठीक है। अमेजन एवं नीग्रो के तट पर देखिए, ये जो अमेजन है नदी जा रही है, यहीं आसपास एक नीग्रो नदी आती है। तो नीग्रो नदी पर यहाँ जो है एक शहर है, उसका नाम है सेंटोस शहर। ये नीग्रो हो गया आपका, और ये आपका हो गया अमेजन। तो जो अमेजन और नीग्रो का जो आपका संगम है, उस पर एक जो है शहर बसा हुआ है सेंटोस। और सेंटोस जो शहर है वो आपका रबड़ उत्पादन के लिए विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर इसका जो है उसको माना जाता है। तो रबड़ जो आपका पेड़ होता है, तो रबड़ की जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पेड़ प्राप्त होते हैं। ये जो अमेजन आप देख रहे हैं क्षेत्र, ये अमेजन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ही मात्रा में घनी जो है जंगल
और चीज़ें हैं यहाँ पे, जीव जंतु विविधता विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। जैव विविधता के मामले में आपका जो अमेजन जो है नदी का प्रवाह क्षेत्र है, विविधता के मामले में पहले नंबर पे आता है। इसलिए इसको कहीं कहीं जो है आपका पृथ्वी का फेफड़ा मतलब द लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है, देखिए आप जानते होंगे कि जैसे कुछ काफ़ी ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो ठंडे क्षेत्रों में ना पेड़ पैदा होते हैं, ना बहुत जीव जंतुओं की विविधता होती है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु स्थिति होती है वो बहुत ही चरम होती है, वो अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है। और प्रतिकूल स्थिति में कोई भी चीज़ का अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाता, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो है जैव विविधता की मात्रा सबसे कम होती है। लेकिन वहीं आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपका जो है 0 डिग्री जो विषुवत रेखा गुजर रही थी, मैंने बताया था आपको इक्वाडोर, वेनेजुएला और ब्राज़ील से, तो ये जो आपका जो है ये विषुवत रेखा क्षेत्र पर जो चूँकि वहाँ लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं और दिन और रात जो है बराबर होते हैं, तो वहाँ जो है एक सामान्य तापमान होता है, तापांतर बहुत कम होता है, सुबह मौसम अच्छा होता है, दोपहर में जो है काफ़ी बरसात होती है शाम को 2 से 4 बजे के बीच में, और शाम को फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो यहाँ की जो जलवायु है काफ़ी अच्छी जलवायु है, और इसलिए यहाँ जो है काफ़ी मात्रा में जो है जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। ठीक, और यहीं आपका जो है बंदर हो गए, मकड़े हो गए, आपके एनाकोंडा हो गया, मतलब अजीब और गरीब की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं और जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जैव विविधता के मामले में बहुत ही अच्छा ये क्षेत्र है। आगे चलते हैं और यहीं देखिए इसी क्षेत्र में जो है देखिए जो विषुवत रेखी जो क्षेत्रों में जो आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको सेलवास का वन कहा जाता है। सेलवास तो सेलवास आपका जो है विषुवती रेखा में जो है अमेजन क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सेलवास के मैदान कहलाते हैं। ठीक, और सेलवास जो है आपका इस तरीके से है। तो सेलवास अगर टर्म का यूज है तो आपका ब्राज़ील में ही है। ठीक है, ब्राज़ील में ही है। और सेकंड आपका है पराना नदी। पराना नदी क्या है? पराना नदी जो है ये आपका ब्राज़ीलियन उच्च भूमि जो है, ये ब्राज़ील की जो उच्च भूमि है यहाँ से निकलती है और आपका जो है अटलांटिक महासागर में वो भी गिर जाती है। ठीक है, तो पराना नदी जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है और ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना, ये जो ब्राज़ील और ये पराग्वे है, तो इन दोनों की अगर यहाँ जो है इस जगह एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ एक बांध है, उस बांध का नाम है इतेपू बांध। इतेपू बांध जो है पराना नदी पर ही है और जो है ये ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर है। विश्व में सबसे बड़े बांधों की अगर गिनती की जाती है, विश्व में सबसे बांधों की गिनती, तो उसमें जो है आपका इतेपू बांध आता है। तो इतेपू बांध कहाँ है? आपका ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर ही इतेपू बांध है, जो कि पराना नदी के किनारे है। ठीक है, आगे चलते हैं। पराना की सहायक नदी है पराग्वे। जैसे कि पराग्वे शहर है, पराग्वे देश के नाम पर ही पराग्वे जो है नदी का नाम पड़ा है। ठीक, ऐसे देखिए पराना, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब नदियाँ हैं यहाँ पे और देश भी हैं। तो पराग्वे नदी पर ही जो है पराग्वे इसकी सहायक नदी है पराना की। ठीक, आगे चलते हैं। पराग्वे, तो पराग्वे जो देश है इसमें ये जो नदी है, पराग्वे जो नदी है ये ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना में इस प्रकार से बहती है। ठीक, और ये पराग्वे की जो राजधानी है, पराग्वे की राजधानी यहाँ इस जगह है, उसका नाम है असुनसियन। तो ये जो आपकी जो है किस पर? पराग्वे नदी पर ही है। ठीक, तो पराग्वे देश की राजधानी क्या है? असुनसियन है। देखिए राजधानियाँ भी आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक, जैसे पेरू की राजधानी लीमा है। ठीक है, चिली की राजधानी सेंटियागो है। ठीक है, और इसकी जो है क्या बोलते हैं, पराग्वे की देखिए असुनसियन है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। ठीक है, तो इस तरीके से असुनसियन इसकी राजधानी है, वो जो है आपका पराग्वे नदी पर ही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। चूँकि घास के मैदान में मैंने आपको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में प्रेरी की चर्चा की थी। इसी प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में आपके जो है ये जो पंपास है, पंपास का क्षेत्र आपका ये होता है, ये पंपास का क्षेत्र है। तो पंपास का क्षेत्र आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे के आसपास का क्षेत्र है। तो पंपास क्षेत्र आप गेहूँ और जो मुलायम घासें होती हैं उनके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक,
तो इस प्रकार से पंपास आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। देखिए शीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण जो आप चर्चा सुन रहे होंगे, देखिए उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, जैसे आपका ही मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका 0 डिग्री है, ठीक, और ये आपका मैं मानता हूँ 10 डिग्री है, ठीक, ये क्या है 10 डिग्री है। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ 30 डिग्री दिखाई देगा, ठीक, 30 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 60 डिग्री दिखाई देगा और फिर 90 डिग्री, ठीक, इसी प्रकार से 60 और 90 डिग्री। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया 0 से लेके 10 डिग्री वाला जो एरिया होता है, ये आपका जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपका 0 से 10 डिग्री के एरिया को बोलते हैं। और ये 10 से जो 30 होता है आपका, ये जो 10 से 30 वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया आपका जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उपोष्ण, ठीक, जहाँ उष्ण और थोड़ा शीतोष्ण की चर्चा होती है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला नीचे वाला, ये आपका आता है शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण, और नीचे होता है शीत मतलब ध्रुवी। तो इस तरीके से आप समझिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मैदानों में पंपास है और ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरी था, ठीक। और जो लानोज और कंपोज हैं, लानोज आपका जो है ये वेनेजुएला दिख रहा है, वेनेजुएला, यहाँ आपका जो है लानोज है, और ब्राज़ील में यहाँ जो है कंपोज है, ठीक है, लानोज है और यहाँ कंपास है या कंबोज बोलते हैं, ठीक। तो ये लानोज और जो कंपास देख रहे हैं आप, ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके आसपास का क्षेत्र है। तो ये एक प्रकार से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में यहाँ जो है सवाना प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है। सवाना प्रकार की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, थोड़ी सी कटीली होती हैं, और यहाँ जो है इस प्रकार के जो कटीली घास पाती हैं, तो इसको सवाना बोलते हैं, ठीक, सवाना, उत्तरी सवाना और दक्षिणी सवाना, ठीक है। तो लानोज और कंपोज जो है आपका जो है सवाना तुल्य मतलब उष्ण कटिबंधीय, मानिए आप उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है, ठीक है। इसमें जल संधि है, जल संधि देखिए क्या होती है आपको पता है। तो इसमें एक मैगलन जल संधि है। मैगलन जल संधि आपका ये मैं बता चुका हूँ। मैगलन जल संधि आपका जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भाग को एक द्वीप टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। ये जो टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है, इसमें पश्चिम साइड जो है चिली का पार्ट है, और जो आप पूर्व साइड देख रहे होंगे ये अर्जेंटीना का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आपका ड्रेंक पासेज आप देख ही चुके हैं। ड्रेंक पासेज आपका दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट पे है, और ये जो है अंटार्कटिका इससे अलग होता है, ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप इससे अलग होता है। इसमें मरुस्थल जो महत्वपूर्ण है, मरुस्थल देखिए मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी 2-3 मरुस्थल थे, आपने नाम सुना था आप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी दो मरुस्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला आपका है आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल आपका जो है चिली, पेरू एंड चिली जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये आपका आटाकामा मरुस्थल है। और आटाकामा मरुस्थल में ही आपके जो है एक शहर है अरिका। तो अरिका जो है विश्व का सबसे शुष्कतम जो है शहर है, और आपका जो है ये जो आटाकामा मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी है, ठीक। तो अगर शुष्कतम मरुस्थल है तो वहाँ कुछ भंडार पाए जाएंगे, कुछ चट्टानें पाई जाएंगी। तो वहाँ नाइट्रेट और तांबे के भंडार काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और नाइट्रेट के भंडार पाने के कारण ही वहाँ उस क्षेत्र का दोहन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुका है, जिस कारण वो जो है एक प्रकार से उस अरिका शहर को एक घोस्ट टाउन की संज्ञा दी जाती है। घोस्ट टाउन मतलब ऐसा होता है कि वहाँ कोई भी मतलब आबादी बहुत ही न के बराबर रहती है। तो एक प्रकार से भूत प्रेत का नगर जो है आपके अरिका को आता है। तो कभी भी घोस्ट टाउन की संज्ञा दी जाए तो आपका अरिका जो है वो घोस्ट टाउन की संज्ञा के रूप में देखा जाता है। ये आपका आटाकामा के मरुस्थल में ही है, ठीक। दूसरा आपका है पेंटागोनिया का मरुस्थल। देखिए पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो आपका ये एरिया पड़ता है, अर्जेंटीना पड़ता है, इस एरिया में चिली और अर्जेंटीना के पास पड़ता है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका जो एंडीज है, एक एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। इस वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब ये होता है कि देखिए जब कोई भी महाद्वीप में जो कुछ महासागरीय धाराएं बहती हैं तो यहाँ एक व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तो व्यापारिक हवाओं को चलने का क्रम जो है पूरब से पश्चिम होता है। तो पूरब से पश्चिम होता है क्योंकि ये जो एरिया जो है पहाड़ है, ये एरिया पर्वत है। तो ये जो हवाएं होती हैं वो इससे टकरा के सारा पानी यहाँ गिरा देती हैं,
तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में पानी नहीं आ पाता है, भले ये पैसिफिक ओशन के पास है, ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी जो है, चूँकि हवाएं ऐसे चलती हैं, अगर हवाएं ऐसे चलें तब तो भाई यहाँ पानी बरसेगा, क्योंकि व्यापारिक पनवें जो है पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, ठीक। तो इस क्षेत्र में पानी तो बहुत गिरता है, लेकिन ये क्षेत्र सूखा रह जाता है। तो जो क्षेत्र सूखा रहता है, जो ऐसे क्षेत्र के बगल में पड़ता है जहाँ बगल में पानी बहुत हो रहा है, बरस रहा है, लेकिन बगल में बिल्कुल पानी नहीं बरस रहा है, तो जहाँ पानी नहीं बरस रहा है उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और वो वृष्टि छाया क्षेत्र में ही आपका पेंटागोनिया जो है, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण जो है मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका शुष्क मरुस्थल होता है और एक आपका शीतोष्ण होता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं आपके लेह और लद्दाख जो एरिया है वो भी तो प्रकार से मरुस्थल ही है, लेकिन लेह लद्दाख वाला मरुस्थल कैसा ठंडा मरुस्थल है, लेकिन वहीं थार का मरुस्थल आप देखते हैं रेगिस्तान में, वहाँ राजस्थान में, तो वो जो है आपका उष्ण मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल है। ऐसे ही पेंटागोनिया आपका शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। देखिए कैटेगरी में बांटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इनमें से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, इनमें से उष्ण शुष्क मरुस्थल कौन कौन सा है, तो वो छांटने में आपको समस्या नहीं होगी, ठीक। आगे देखिए आपका टिटिकाका झील के बारे में बात करेंगे, तो झील, इसमें 2 झीलें महत्वपूर्ण हैं। एक आपका है टिटिकाका। देखिए झील तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण झील है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बार बार आती है एग्जामों में, तो आपका ये टिटिकाका जो मरुस्थल है, टिटिकाका जो झील है, ये आपका बोलिविया और पराग्वे, ये जो बोलिविया और पराग्वे है ये एरिया, इस एरिया में जो है आपका टिटिकाका झील है, ठीक। ये पेन थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा। टिटिकाका झील जो है आपका बोलिविया और पराग्वे में है, ये एरिया है। यहीं बोलिविया और पराग्वे में जो है टिटिकाका झील है, जो सबसे ऊंची नौगम्य झील है। सबसे ऊंची नौगम्य का मतलब क्या है कि जहां नाव चलती है, वैसे आपने देखा होगा नाव तो नदियों में चलती ही है, लेकिन अगर झील में कोई नाव चल रही है और सबसे ऊंचे स्थान पर, ठीक, तो वो नौगम्य झील कहलाती है। तो आपका जो बोलिविया और पराग्वे की सीमा पर आपका जो है टिटिकाका झील है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बार पूछा जाता है इसका। इसकी राजधानी किसकी बोलिविया की राजधानी लापाज है, जिस प्रकार से पराग्वे की राजधानी असुंसियन है, बोलिविया की राजधानी आपकी जो है लापाज है। और जो लापाज है वो विश्व की सबसे ऊंचे जगह पर बसी हुई राजधानी है, ठीक है, सबसे ऊंची जगह पर बसी हुई राजधानी, क्योंकि ये क्षेत्र जो है काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है, ठीक। और दूसरा है आपका मराकेबो झील। तो मराकेबो झील आपका जो है ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला की उत्तर साइड पड़ती है। इस जगह एक झील है, इस जगह यहाँ मराकेबो झील है, और ये झील जो है सबसे बड़ी झील है इस महाद्वीप की। देखिए सबसे बड़ी झील की बात नहीं की हमने, सबसे ऊंची झील की बात की है टिटिकाका, लेकिन सबसे बड़ी झील इस क्षेत्र की, इस महाद्वीप की आपकी जो है आपकी मराकेबो झील है। और मराकेबो झील पर ही यहाँ आसपास आप देखते होंगे कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में एक जलप्रपात है, जिसको आप बोलते हैं एंजिल वाटरफॉल्स, ठीक है, एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये क्षेत्र है वेनेजुएला का जो क्षेत्र है वो तेल के भंडार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि तेल की जो है मात्रा इस एरिया में सबसे ज़्यादा यहीं से पूरी होती है। तेल के मामले में जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये एक प्रकार से एकदम से दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने ऊपर ही डिपेंड है, तो ठीक है। तो तेल के मामले में ये जो है काफ़ी अच्छा इसका भंडार है, ठीक। इस प्रकार से आपने इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपने समझे। और आप एक चीज़ और समझिए कि देखिए जो यहाँ आप देख रहे होंगे सारे देश अधिकतर जो है इस समुद्री सीमा को टच कर रहे हैं। सिर्फ दो देश आपका जो है, एक आपका बोलिविया और एक आपका पराग्वे, ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक कंट्री हैं, जो कि एक यहाँ और एक यहाँ, ये किसी भी समुद्र और किसी भी सागर से नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक देश हैं, जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो इस आपका बोलिविया और पराग्वे। और आप देख रहे होंगे इस देश में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ऑलमोस्ट देशों की जो सीमा है वो जो है ब्राज़ील सबकी सीमा से साझा कर रहा है। सिर्फ 2 देश हैं, आप देखिए यहाँ इक्वाडोर, चूँकि इक्वाडोर ये एरिया है, इधर आपका पेरू है, तो एक इक्वाडोर हो गया और एक आपका है चिली चूँकि है अर्जेंटीना है, तो इक्वाडोर और चिली ये 2 मात्र ऐसे देश हैं जो कि ब्राज़ील की सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने भी देश हैं वो जो है आपकी इसकी सीमा जो है साझा कर रहे हैं। और 0 डिग्री विषुवत रेखा मैं बताया था तीन देशों से, और यहीं जो है गुजरती है एक मकर रेखा। तो मकर रेखा आपका 4 देशों से होकर गुजरती है, वो मैंने कल के लेक्चर में बताया था।
अगर नहीं देखा हो किसी ने तो वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। देखिए एक क्रम से चलने में क्या होता है कि जैसे आपने कल का अगर लेक्चर देखा होगा तो आज के लेक्चर को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में लोकेशन लोकेट कर रही होंगी कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। तो इसका फ़ायदा यही होता है, ज्योग्राफी का फ़ायदा मैप का फ़ायदा यही होता है कि वो लोकेशन आपके दिमाग में टारगेट कर जाती है कि हाँ ये लोकेशन यहाँ लोकेट होगी, ठीक। तो इसलिए हम लोग अधिकतर ज्योग्राफी में हम लोग मैप पर ही कमांड करते हैं और चीज़ें फैक्ट्स तो देखिए आप कोई भी किताब उठाएंगे आपको फैक्ट्स भरमार मिलेंगे, लेकिन उन फैक्ट्सों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फैक्ट्स जल्दी याद नहीं होते हैं और रटने की शक्ति सबके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ लोग के अंदर गॉड गिफ्टेड होता है, दिमाग का ये एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी और देखिए मेहनत आप करेंगे, ठीक है, तो मेहनत जो है आपको स्ट्रगल से कभी हारना नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल आपको निरंतर करना है, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करेंगे और एक दिन सक्सेस आपको मिलेगी तभी तो आप कोई कहानी सुना सकेंगे, ठीक। तो मेहनत करने से कभी डरना चाहिए, क्योंकि जो है एक दिन आपको सक्सेस की जो कहानी है वो उसी मेहनत से निकलेगी जो आप दूसरों को सुनाएंगे, ठीक। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपका वीडियो, और आज मेरे ख्याल से हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को पूरा कवर कर लिया है और मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट इसमें छूटा है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जो है कंप्लीट कर लिया है। विश्व के भूगोल में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को हम लोग बहुत धीमे धीमे ही करेंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए, चीज़ों को बार बार पढ़िए और समझिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों आपका सहयोग और आपका भरपूर प्यार चाहिए मुझे, और तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।